तो ये स्ट्रेटेजिकली स्वेज कैनाल स्ट्रेटेजिकली कितनी इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेटेजिकली का मतलब ये होता है कि लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसी भी देश, किसी भी महाद्वीप के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे एशिया के ट्रैफिक को कहां ले जाती है? यूरोप। और जब मैं ट्रैफिक की बात करता हूं तो तुरंत क्लिक होना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूं? जहाजों की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े कंटेनर्स की बात कर रहा हूं। और पानी, मैंने जैसा अभी बताया, जो वाटर होता है वो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। सबसे सस्ता परिवहन अगर आज के डेट में कोई है तो वो क्या है? जल परिवहन। मजे में बैठो, है ना, हवा चलेगी, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। यहां पर कोई पेट्रोल डीजल की इतनी खपत नहीं होती है, इसलिए सस्ता माना जाता है। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि बांग्लादेश में जो चीजें चल रही है ना, उसमें ये मत सोचिएगा कि बांग्लादेश खुद से ये सब चीजें कर रहा है, किसी ना किसी ने तो इसे उकसाया होगा। और फायदा कौन उठाएगा? तो फायदा उठाने के लिए यहां पर 3 देश है, भारत, अमेरिका और चाइना। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि भारत ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। भारत ये चाह रहा है, और ना भारत कभी कदम उठाएगा। भारत तो ये चाह रहा है कि बांग्लादेश में जो चल रहा है चलने दो, है ना, क्योंकि भारत को पता है कि बांग्लादेश में अब जो विचारधारा आ चुकी है वो भारत के हित में नहीं है ना, वो बिल्कुल अगेंस्ट है। और बांग्लादेश ने तो खुले तौर पर बोला है कि भारत में हम क्या करना चाहेंगे? गजवा-ए-हिंद। गजवा-ए-हिंद मतलब हम भारत को भी अब क्या बनाना चाहेंगे? इस्लामिक कंट्री। और 2 दिन पहले वहां के एक बहुत बड़े नेता ने क्या बयान दे दिया कि बंगाल, बिहार और वेस्ट बंगाल हमें वापस दे दो कि ये हमसे टूटकर बने। अब अगलों को कौन बताए? बांग्लादेश तो खुद भारत से टूटकर बना है। सिंपल सी बात है। तो इसलिए बस अब अपन को क्या करना है? अपन को बस बैठना है और मजे लेने हैं कि भैया चल क्या रहा है, लेकिन समझना है, विश्लेषण कैसे करना है कि पूरा जो खेल हो रहा है बांग्लादेश में वो चिटगांव को लेकर हो रहा है। और चिटगांव एक ऐसा एरिया है कि अगर वहां पर किसी भी देश ने अपना आधिपत्य जमा लिया तो वो पूरे बे ऑफ बंगाल को रूल कर सकता है। और भारत तो कतई नहीं चाहेगा कि चाइना है, ठीक है, और अमेरिका भी कतई नहीं चाहेगा कि चाइना है। और जहां कहीं भी पूरी दुनिया में कुछ भी उथल पुथल होती है तो सबसे पहले कौन वहां पहुंचने का प्रयास करता है? अमेरिका। अमेरिका भी चाहता है कि अगर बे ऑफ बंगाल में मेरे को एकाध बंदर का एकाध पोर्ट मिल जाए तो हो सकता है कि चाइना को भविष्य में काउंटर करने के लिए मुझे आसानी जाए। ठीक है, तो यहां पर अब क्या चल रही है? बांग्लादेश को फिर से तोड़ने की साजिश चल रही है और बांग्लादेश टूटेगा, क्योंकि बांग्लादेश में अब जो स्थिति निर्माण हो चुकी है ना, वो कभी भी ऐसा मत सोचेगा कि अगले साल वो बिल्कुल ही ठीक हो जाए। ठीक है, बांग्लादेश में अब पूरा नियंत्रण उस सेना का हो चुका है जिसकी विचारधारा पाकिस्तान से ही है। ये बात को तो समझ गए। तो हुआ क्या है, अगर इन एनी केस कोई का भी कब्जा चिटगांव में हो जाता है, जो कहां पर है? बांग्लादेश में है, तो उसे सबसे ज्यादा आसानी जाएगी। ये जो एरिया देख रहे हैं ना यहां पर, ये है मलक्का की जल संधि, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। क्या नाम है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे इधर वाले एशियन देशों को यूरोप से कनेक्ट करती है। यहां पर जितने भी जहाज आते जाते हैं, है ना, यहां पर जितने भी जहाज रहते हैं सबको स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए, बे ऑफ बंगाल से होते हुए, अरेबियन सी से होते हुए, रेड सी से होते हुए, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए कहां जाना रहता है? यूरोप। वैसे यूरोप के जितने भी जहाज होते हैं सबको भूमध्य सागर से होते हुए, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, स्वेज कैनाल से होते हुए, रेड सी से होते हुए, अरेबियन सी से होते हुए, वापस से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए कहां जाना पड़ता है? चाइना और जापान और बाकी के देशों में। तो अब आप खुद सोचो, अगर कोई व्यक्ति यहां आके बैठ गया तो मतलब उसकी नजर यहां से आने वाले सारे जहाजों पर रहेगी। मतलब स्ट्रेट ऑफ मलक्का जब से बांग्लादेश में उथल पुथल हुई है, इनस्टेबिलिटी हुई है, वो भी डीप स्टेट के द्वारा, तब से सबकी नजर चिटगांव में इसलिए है क्योंकि उन्हें स्ट्रेट ऑफ मलक्का में हो सकता है कि एक्सेस मिल जाए। और ये खुद भारत भी नहीं चाहेगा कि कोई भी दूसरा तीसरा देश वहां पर आके बैठ जाए, लेकिन भारत को भी पता है कि कब सही समय पर उसको अपने पत्ते खोलने हैं। इसलिए जैसा चल रहा है भारत भी वैसा होने दे रहा है। भारत भी सीधे तौर पर बांग्लादेश में कुछ इंस्टेबिलिटी नहीं कर सकता है, लेकिन भारत मदद तो कर सकता है। और अभी 2 दिन पहले म्यांमार की एक आर्मी, क्या नाम बताया मैंने? अराकन। और अभी हाल ही में म्यांमार की एक अराकन आर्मी ने बांग्लादेश के एक बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा भी कर लिया है। अब अराकन कौन है? अराकन बुद्धिस्ट एक प्रकार से मिलिटेंट्स है, और ये भयानक तरीके से परेशान थे म्यांमार के रोहिंग्या से, है ना। और रोहिंग्या ने भी कोई अच्छा काम तो किया नहीं था, उन्होंने भी बहुत सारे बुद्धों को मारा है, और उनकी एक बहुत बड़ी ग्रेवयार्ड मिली थी रोहिंग्या
मतलब बुद्धिस्ट, मतलब बहुत बड़ी उनकी ग्रेवयार्ड मिली थी कहाँ पर, राखीने स्टेट में, है ना। तब से लेकर वहाँ पर इतना विद्रोह चल रहा है कि वो लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये लोग वापस आके बसे। तो जितने भी म्यांमार के राखीने में रोहिंग्यास थे वो भागकर या तो बांग्लादेश गए या फिर भारत आए। और भारत में भी रोहिंग्या की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ मानी जाती, दिल्ली में। ये भी बड़े ताजुब की बात है, ठीक है। तो अब जो माहौल बन गया ना, वो ऐसा माहौल बन गया कि कोई भी नहीं चाहता है कि किसी भी व्यक्ति को हम अपने यहाँ पर शरण दें, है ना। क्योंकि ये लोग का, इनकी जो मानसिकता चलती है ना, वो यही रहती है। पहले ये करते हैं, शरण मांगने के लिए किसी भी देश में जाते हैं और फिर अब उसी देश में अपना कब्जा जमाने लगते हैं। तो ये भी एक सोची समझी विचारधारा है, साजिश है, जो पूरे देशों में काम कर रही है। आज यूरोप इसी से बहुत ज़्यादा परेशान है, समझ में आया। तो अराकन ने क्या करा, जैसे ही बांग्लादेश से सटे पूरे क्षेत्र पर कब्जा किया, तो बांग्लादेश अब एक प्रकार से आइसोलेट हो चुका है। क्योंकि इधर पर बांग्लादेश की अगर सबसे ज़्यादा सीमा किसी के साथ बांग्लादेश साझा करता है तो वो भारत है। जैसे कि भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है ना, वैसे ही बांग्लादेश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से साझा करता है। और फिर किससे साझा करता है, म्यांमार से। और म्यांमार में जो बांग्लादेश की कनेक्टिविटी, उसके बीच में अब कौन सी सेना आके बैठ गई है, अराकन, है ना। तो अब बांग्लादेश ने जो बयान दिया 2 दिन पहले कि बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा भारत को हमें दे देना चाहिए, उसको तो खुद अपनी थाली में झांकना चाहिए कि कितना अनाज तुम्हारे पास बचा है कि नहीं बचा है। क्योंकि इस तरफ से तो अराकन सेना ने हमला कर दिया, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें कुछ और देखने मिल जाए। और यह भी हो सकता है कि बांग्लादेश के आपको टुकड़े भी देखने को मिल जाए, क्योंकि यहां पर लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं बची है। अगर आप इसे बड़े फिगर में सोचोगे ना, तो यहां पर अब बात आ रही है बे ऑफ बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की। और ऐसा मत सोचना कि भारत बड़ा सोच नहीं रहा है। बांग्लादेश में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी अडानी ग्रुप के द्वारा भेजी जाती है ना। और बांग्लादेश को अभी तक जितनी बिजली भेजी गई है, अडानी ग्रुप को बांग्लादेश ने पे भी नहीं किया है, मतलब पैसा ही नहीं है उसके पास फिलहाल। और बीच में मैं एक वीडियो देख रहा था, ध्रुव राठी नाम का एक यूट्यूबर है, वो बड़ी तारीफें कर रहा था आज से 2 साल पहले कि भारत को तो बांग्लादेश जैसा ग्रो करना चाहिए, बांग्लादेश जैसे डेवलपमेंट दिखाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब वो बंदा ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, वो बांग्लादेश के ऊपर वीडियो ही नहीं बना रहा है ना। अब भारत ने भी पता है बिजली देना मना कर दिया, या बिजली देना बंद ही कर दिया है। इवन मणिपुर से काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश जाती थी, तो मणिपुर ने भी पूरे तरीके से बांग्लादेश में बिजली पहुंचाना बंद कर दिया है। तो वहां पर भी अब क्या हो चुका है, एनर्जी क्राइसिस हो चुका है। और ऑलरेडी बांग्लादेश क्या है, चारों तरफ घिरा हुआ है। और बांग्लादेश जिस एक देश से मदद ले सकता था, वो उसी को गजवाए हिंद बनाने में तुला है। और भारत ने भी अब सोच लिया है कि मदद तो इसको बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, मदद तो अब इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए जो जैसा चल रहा है भारत चलने देगा, सिर्फ सही समय में अपने पत्ते खोलेगा, है ना। समझ गए बात को?